नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध की कीमत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बद्दे बद्दे शहरों में दाइयाँ और नर्सें सभी नजर आती हैं, लेकिन देहातों में अभी तक जचा खाना रविश कुदीम की तरह भंगिनों के ही दायरा इक्तदार में है, और एक अरसा दराज तक इसमें इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार जरूर थे, तालीम याफ्ता भी थे, जच्चा खाना की इस्लाह की ज़रूरत को भी तस्लीम करते थे, लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राज्य भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कोई तदबीर ना सूझी। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही क्यों कर हो सकती, उनका हकुल खिदमत तो गालिबन बाबू साहब की निस्बत मिल्कियत बया होने पर भी पूरा होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद यह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही घोड़र की बहू। बच्चे बेशतर रात ही को पैदा होते हैं। चुनाचे आधी रात को बाबू साहब के चपरासी ने गोडर गोडर की हाँक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गोडर के घर में उस रोज़े सईद की महीनों से तैयारी थी, खदशा था तो यही कि कहीं बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा हुआ रुपया और वही एक साधी मिलकर रह जाएगी। इस मसले पर मियाँ बीवी में बार बार तबादला एक ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थीं। गोडर की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा ना हुआ तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह ना दिखाऊं, और गोडर कहता था कि देखो बेटी होगी और बीच खेत बेटी पैदा होगी, बेटा पैदा होगा तो मूछे मुंडवा लूंगा। शायद गोडर समझता था कि इस तरह भंगन में मुखालिफाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुंड वाले मूछें डारी जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं, अपनी रट लगाए। खुद तेरी मूछें मूंडूंगी, खूंटी तक तो रखूं नहीं। खोडर ने कहा, अच्छा मूड लेना भली मानस, मूछें फिर निकले ही नहीं। तीसरे दिन फिर जूं की तू है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें से आधा रख लूंगा, कह देता हूं। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गोडर के सपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गोडर ने पुकारा, अरे सुन तो कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बजाने जाना पड़ेगा। भंगन ने दूर से ही कहा, तो कौन बड्डी मुश्किल है, वहीं धरती पर लिटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब के भंगन की खूब खातिर की गई। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर, और रात को फिर, और गोडर को भी भरपूर परसा मिलता था। भंगन अपने बच्चे को दिन भर में 2 बार से ज्यादा दूध ना पिला सकती, उसके लिए ऊपर का दूध मुहैया कर दिया जाता। भंगन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था, और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तेफाक कि दूध ही नहीं। तीनों लड्डकियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड्डकियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं, भंगन जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जे बैठी खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के 22 बार बार कह करता और रोज बरोज लागर होता जाता था। भंगन कहती, और मूडन में चूड्ढे लूंगी, बहू जी कहे देती हूँ। बहू जी, हाँ हाँ जोड्ढे लेना भई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहू जी वाह, चांदी के चूड्ढे पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी। अच्छा सोने के लेना भई, कहती तो हूँ। और ब्याह में कंठा लूंगी, और चौधरी घोड़र के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी, वो भी लेना, वो दिन तो भगवान अब दिखाएंगे। घर में मालकिन के बाद भंगन की हुकूमत थी। मोहरियां महराजन मजदूर ने सब उसका रौब मानती थीं, यहाँ तक कि खुद बहू जी उससे दब जाती थीं। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए भंगी भंगी रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे मौके पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ दाह लिए जाते, लेकिन आज बाबू साहब हंसे और कहखा मारकर बोले, भंगन बात बद्धे पते की कहती है। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छिन गई। बच्चे का दूध क्षुद्धा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर ऐतराज किया। मोटेराम शास्त्री तो प्राश्चित की तजवीज कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमक न थे। फटकार बताई, प्राश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी,
कल तक इसी भंगन का खून पी कर पला, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह! शास्त्री जी बोले, बेशक कल तक भंगन का खून पी कर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते। खिचड्डी तक खा लेते हैं बाबूजी, और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। तो उसके मानी ये हैं कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजे जो चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं। राजा हैं, मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो कुदम कदम पर बंदिशें हैं। इसका धर्म है, प्राश्चित तो न हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपद्दे अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली न ले जा सकी, और सोने के चूदे भी मिले, और एक के बदले दो नई खूबसूरत सादियां, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड्डकियों की बार मिली थी। उस साल चेचक का जोर हुआ, गोडर पहले ही जद में आ गया, भंगन अकेली ही रह गई। मगर काम जूं का तूं चलता रहा। भंगन के लिए घोडर उतना जरूरी न था जितना गोडर के लिए भंगन। लोग मुंतजिर थे कि भंगन अब गई। अब गई फुलां भंगी से बातचीत हुई, फुलां चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं न गई। यहां तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला कमजोर और दायमुल मर्ज रहने पर दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही न हुआ, दायमुल मर्ज क्यों न होता। एक दिन भंगन महेश नाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से घलाजत जमा हो गई थी। आंगन में पानी भराने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को न बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब जर जिस्म में पैवस्त हुआ और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता, घर में इतना झूठा बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बच्चे शेर हो सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ न थी। हाँ, दूर ही से उसे मिट्टी के एक सकोरे में खाना डाल दिया जाता, और गांव के लड्डचके उससे दूर दूर रहते थे। ये बात उसे अच्छी न लगती थी। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूं उसे इस तफरीक का मुतलक एहसास न होता, लेकिन लड्डके उसे चिढ़ा चिढ़ा कर इस जिल्लत के एहसास को सांड पर चढ़ाते रहते थे। मकान के सामने एक नीम का दरख्त था, उसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 सकोरे और धोती, जो महेश बाबू के खुश नसीब फर्जंद सुरेश के उतारे कपड़ों में से एक थी। जादा गर्मी बरसात, हर मौसम के लिए वो एक सी आरामदेह थी। यही उसकी खुसूसियत थी। और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफीका था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग जरफियों से तंग आकर मंगल के झेरे साया आ पड़ा था। खाना दोनों का एक था, कुछ तबीयत भी यकसां थी, और गालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी, मगर टॉमी महेश नाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता और दुम हिलाता, बजाय उसके कि खिसक जाए और ऊपर चरा चाहता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, और अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थीं, जिसका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यहीं उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी। वही मजा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज उस वीराने में खींच ले जाती, और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले और गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड्ड के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खद्दा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया, या खेलने वालों की जोत थी,
पूरी न पड़ाती थी। कुछ ही हो उसने तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा। क्यों रे खेलेगा? मंगल बोला। खिलाओगे तो क्यों ना खेलूंगा? सुरेश ने कहा। अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ। हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर खुड्डा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा। मैं बराबर खुद्दा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला टेरहा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके कहा। तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किसी कुदर दिलेर होकर कहा। मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोद्दा न बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोद्दा ही बना रहूंगा। सुरेश ने तहकुमाना लहजे में कहा। तुझे घोद्दा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा। मंगल भागा। सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कुदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बिस्यार खोरी ने उसे थुल-थुल बना दिया था और दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुक कर कहा, आकर घुद्दा बनो वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घुद्दा बनना पड़ेगा। अच्छा हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे इसलिए पहले तुम बन जाओ। मैं सवारी कर लूं फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी भंगी है। तीनों ने अब के मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घुट्टा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टुक टुक करके बोला, चल घुट्टे चल। मगर उसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था। दौड़ना तो दूर की बात थी। एक लम्हा तो वो जब्त किए चौपाया बना खड्डा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ दी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गदसे से गिर पद्दे और भोंपू बजाने लगे। मां ने सुना, सुरेश क्यों रो रहा है? गांव में कहीं सुरेश रोए उनके जकी उल हिस कानों में जरूर आवाज आ जाती थी और उसका रोना था भी दूसरे लड्डकों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। 1 मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर जरूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ, हद से ज्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश? किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन ना आया, लेकिन जब सुरेश को उसमें खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है। तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों था? ये गिर पड्डे इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी देवी दांत पीस कर रह गई। मारे तो उसी वक्त स्नान करना पड्डाता कमची, तो हाथ में लेना ही पड्डाती और छूत की बर की रो कमची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहां से निकल जा। फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होगी, खौफ था। चुपके से अपने स्कोरे उठाए टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाऊंगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में और कहाँ जाता? भंगी को कौन पनाह देता? वही अपने बेदरो दीवार की आडाइच थी, जहां पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पोंछ सकती थी। वहीं जाकर पडीडीएच रहा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन जूं जूं शाम होती गई, उसका एहसास ए जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की तरफ उठ जाती। उसने मशवरता टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में दुम हिला होता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हमारी जिंदगी इसलिए है भाई, मंगल बोला। तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने फिर अपनी सगस्तानी बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक लम्हा बाद फिर भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकिन तलाश कर रही होगी। क्यों टॉमी,
और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली का जूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज। हाँ, मलाई हमारी। आवाज ना सुनाई देगी तो सबका सब घूरे पर डाल देंगे। जरा देख लें कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हो। अच्छा चलो तो वहीं चलें, मगर छिपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़ी डीडे हो गए। टॉमी शायद इधर उधर खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे, नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा था शायद। मंगल के जी में आया चलकर इस आदमी के कदमों पर गिर पड़ है। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पद्धाता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी? महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे, सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र है? इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा। कौन पुकारेगा? मंगल आध घंटे तक वहां दुबका रहा। किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जानना चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाल में झूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहां था। हमने कहा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड्डी देर से यहां खड्डी दिया था। कहार ने कहा, तो बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाल ले लिया और उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें शुक्र और एहसान मंदी की एक दुनिया छिपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरखत के नीचे हस्बे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है, लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। ये थी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।